दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के 400 प्लस के नारे में, 400 पार के नारे में सबसे बड़ी बाधा कहां से बनती है? स्वाभाविक है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को नील बटा सन्नाटा की स्थिति का सामना करना पड़ता है और बिना वहां भारतीय जनता पार्टी को दमदारी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराए साधारण बहुमत तक पहुंचना भी अब मुश्किल हो सकता है। वो तो उत्तर प्रदेश में जाति वाली फीलिंग थोड़ी कमजोर पड़ गई थी और सांप्रदायिकता वाली फीलिंग थोड़ी मजबूत हो गई थी, जिस वजह से उत्तर प्रदेश में 80-90% सीटें एक तरफा बीजेपी को 14 और 19 में चली गई, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई। अब वो हालात नहीं है। अब उत्तर प्रदेश ने मंडल वाली लाइन पकड़ ली है। बिहार में नीतीश कुमार का ठिकाना नहीं है कि कब तक वो इस गठबंधन के साथ रहेंगे। पश्चिम बंगाल ने जो उत्साह भारतीय जनता पार्टी को दिखाया था, वो उत्साह अब फीका पड़ता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को वोट देने वाले तबकों को भी अब लग रहा है कि जो 2 बार से 18 और 12 सीटें उन्हें दे रहे हैं, उन्हें भी साफ दिखाई दे रहा है कि अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से मुकाबले के लिए कोई ऐसी पार्टी कामयाब नहीं हो सकती जिसे अल्पसंख्यक मतदाताओं का कुछ हिस्सा ना मिले, अल्पसंख्यक वोटर्स का समर्थन ना मिले। वो कभी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में, वो कभी टीएमसी को पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बकायदा उल्टे मजबूत कर सकती है। यही स्थिति कमोबेश अब राजस्थान के अलावा हरियाणा में भी बनती दिखाई दे रही है। ले देकर भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल 3 राज्य बचते हैं: गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और इसके साथ साथ एक नई लहर जो भारतीय जनता पार्टी ने येन केन प्रकारेण उड़ीसा में बनाई, और उड़ीसा से अब वो थोड़ी उम्मीद कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से वहां गेन करती जा रही है, वहां भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी या सारी की सारी लोकसभा सीटें लगभग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की तरह उसे मिलने लगे, इसकी गुंजाइश खत्म हो चली है। तो अब बीजेपी के लिए स्वाभाविक है कि 2, 4, 5, 10 लोकसभा सीटों वाले राज्यों पर केंद्रित करना और उसके सहारे ही सत्ता हासिल करना आसान नहीं है। दिल्ली में 272 के आंकड़े को पूरा करने के लिए बीजेपी को ऐसे बड़े राज्य चाहिए जहां 20, 30, 40 लोकसभा सीटें कम से कम एक राज्य से आए, और ऐसे राज्यों से थोक भाव में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिले, ताकि 272 का आंकड़ा उसके लिए सपना न बने। 400 पार की उम्मीद भी कम से कम वो लगाती हुई दिखे। और इसी कड़ी में 2 राज्य भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है। पहले राज्य का मैं जिक्र कर रहा हूं, और पहला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में नयनार नागेंद्रन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वो वहां की प्रभावशाली थेवर जाति से आते हैं, और स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से अन्नामलाई को हटाया गया, आज अमित शाह ने कहा कि उन्हें दिल्ली में एडजस्ट किया जाएगा, और डीएमके ने जिस प्रकार का नैरेटिव वहां बना रखा है, और तमिलनाडु की राजनीति जिस तरह से हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा देने वाली पार्टियों से दूर भागती रही है, उस राज्य की राजनीति को अपने पाले में करने के लिए, यानी तमिलियन माइंडसेट के ऊपर चुनावी हिंदुत्व का तड़का लगाकर नागपुर से चला हुआ चुनावी हिंदुत्व चेन्नई तक पहुंच जाए, वो कोशिशें जो बीजेपी कर रही है, स्वाभाविक है कि उस कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक बैसाखी चाहिए। कैसी बैसाखी? वही बैसाखी जैसी बैसाखी कर्नाटक में कभी जनता दल के साथ, जनता दल यूनाइटेड के साथ अलायंस कर बीजेपी घुसी थी, जैसे गुजरात में जनता दल चिमन भाई पटेल के नेतृत्व वाले जनता दल की पिछलग्गू बनकर बीजेपी घुसी थी, जैसे हरियाणा में बंसीलाल और चौटाला की पिछलग्गू बनकर बीजेपी घुसी थी, जैसे बंगाल में कभी ममता बनर्जी की पिछलग्गू बन बीजेपी घुसी थी, और जैसे बिहार में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की पिछलग्गू बन बीजेपी घुसी थी, वही कोशिशें अब तमिलनाडु में चल रही है। एक खंबे का सहारा चाहिए था, और तमिलनाडु की सियासत की एक बेहद ताकतवर पार्टी, जो एक जमाने में जिसकी ताकत बहुत बड़ी थी, जी हां, एमजी रामचंद्रन से लेकर जयललिता तक, जिसकी ताकत इतनी बड़ी थी कि दिल्ली की सत्ता भी कई बार उस ताकत के सामने पनाह मांगती हुई नजर आती थी। सत्ता को अपने दम पर टिकाए रखने और गिराने के खेल में भी वो पार्टी कई बार दिल्ली में बड़ा खेल करती हुई नजर आई। अब चूंकि उस तरह के करिश्माई व्यक्तित्व का अभाव उस पार्टी को है, तो दिल्ली के कंधे का सहारा उसे भी चाहिए था।
लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो इंडिया गठबंधन, जिसको तमिलनाडु में एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके लीड कर रही थी, उस गठबंधन को तकरीबन 46.5% वोट मिले और 39 की 39 लोकसभा सीटें उस गठबंधन को मिल गई। यानी इंडिया गठबंधन को जो 234 सीटें मिली दिल्ली में, उस इंडिया गठबंधन की उस सीट को यदि हम देखने की कोशिश करें तो साफ जाहिर होता है कि 234 सीटों में 39 सीटें तो तमिलनाडु की थी। इन 39 सीटों के अलावा अगर जोड़ दें उसमें तो 20 में 19 सीटें केरल की थी। तो दक्षिण भारत के दो राज्यों से ही अगर 58 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल गई थी तो साफ जाहिर होता है कि इंडिया गठबंधन ने अपने लिए 250 सीटों का इंतजाम ही दूसरे राज्यों से किया था। यानी 3/4 का इंतजाम दूसरी जगह से किया था, 1/4 तो दक्षिण भारत के दो राज्यों से आ गया था। और वहीं पर बिना तमिलनाडु में घुसे केरल फतह का सपना पूरा नहीं हो सकता, यह तय है। और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को घुसने के लिए जो कंधा चाहिए था, वो कंधा एआईएडीएमके ने एक बार फिर मुहैया कराया है। 98 में भी मुहैया कराया था, लेकिन 99 आते आते सुब्रमण्यम स्वामी की चाय पार्टी के सहारे वो कंधा छिटक गया। 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। तो पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो तमिलनाडु में 46.5% वोट मिले थे इंडिया अलायंस को और एआईएडीएमके को 23% वोट मिले। बीजेपी आश्चर्यजनक रूप से तमिलनाडु में 18% वोटों पर पहुंच गई थी और यह अलार्मिंग सिचुएशन डीएमके को दिखाई दे रही थी कि बीजेपी का 18% पर आना और इसे अभी रोकने की कोशिश नहीं की गई तो आगे बड़ी कोशिशें हो सकती है। आगे भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़ी कोशिशें करते हुए राज्य में हावी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार तमिलनाडु का दौरा होते रहना, कई बार तो आपने यह भी देखा कि समुद्र तट पर कूड़ा बीनते हुए, कूड़ा चुनते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री, वो भी एक फोटो ऑप किया गया था। अब जो परिस्थितियां हैं, 18% वाली बीजेपी कहीं 28% पर ना पहुंच जाए, स्वाभाविक है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक कंधा जो चाहिए था वो स्टालिन को भी सूट कर रहा था। स्टालिन के लिए भी जरूरी था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एआईएडीएमके खड़ी हो जाए, ताकि परिसीमन से लेकर हिंदी थोपने तक ये तमाम जो उसके नैरेटिव है, जो उसके आरोप है, दक्षिण की राजनीतिक ताकत को कम करने की कोशिशें जो परिसीमन के हवाले से कथित तौर पर की जा रही है, उन कोशिशों को लेकर जिस प्रकार से जन जागरण के स्तर पर वहां डीएमके ने माहौल बना रखा है, वहां कम से कम उस माहौल में अपनी आहुति देने के लिए एआईएडीएमके भी बीजेपी के विरोध में खड़ी हो जाती तो डीएमके को मुश्किल आ सकती थी। राजनीति कभी 2 और 2 4 का खेल नहीं होता। यह कतई नहीं हो सकता कि 23% इन्हें मिले एआईएडीएमके को लोकसभा चुनाव में और 18% बीजेपी को मिला तो ये 41% वोट एक बार फिर साथ आ जाए, क्योंकि एआईएडीएमके को मिलने वाले वोटों का बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता था और अब उसके वोट घटेंगे। भाजपा को मिलने वाले वोटरों का भी बड़ा हिस्सा ऐसा था जो चाहता था कि राज्य में एक तीसरी ताकत सामने आए, लेकिन जब ढाक का 3 पात होता हुआ दिखाई दिया, दोनों एक हो गए और जो ऊपर से दिखाया जा रहा है कि दोनों के एक होने के बाद महज 5.5% वोटों की बढ़त है डीएमके अलायंस को, यानी इंडिया अलायंस को वहां पर मिल रही है, तो दरअसल इससे बड़ा मिथ्या प्रचार कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तमिलनाडु का मिजाज एक अलग किस्म का है। वहां तो नीट के एग्जाम के मुद्दे पर पूरे लोकसभा चुनाव का नतीजा पलट जाता है। और पिछले लोकसभा चुनाव को देखें तो 39 की 39 सीटें जिस प्रकार से इंडिया अलायंस के पक्ष में गई, उसके पहले के लोकसभा चुनाव यानी 2019 को देखें तो पुलवामा वाले माहौल में भी 39 में 38 लोकसभा सीटें उस वक्त के यूपीए यानी आज के इंडिया अलायंस के पक्ष में गई थी। तमिलनाडु हमेशा दिल्ली की लहर से, मोदी की लहर से, चाहे आडवाणी की लहर भी रही हो, चाहे वाजपेयी की लहर भी रही हो, करीब करीब अछूता रहा है। उसकी राजनीति अलग तरीके की रही है। लेकिन अगले साल वहां 2026 के अप्रैल मई में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव। स्टालिन को अपने 5 साल के क्रियाकलाप और उसके साथ साथ और किस मुद्दे पर जाना है? परिसीमन के मुद्दे पर, हिंदी थोपने के कथित मुद्दे पर, तमिल आत्मसम्मान के मुद्दे पर और दिल्ली की राज्य में तथाकथित रूप से जांच एजेंसियों के माध्यम से हस्तक्षेप के आरोप के मुद्दे पर। और ये सारे मुद्दे जब एक साथ खड़े हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धीमे ही सही
घुसना चाहती है तमिलनाडु में, तो उसका साफ साफ इशारा यही है कि लोकसभा चुनाव के पहले ये हालात बनाए जाएं कि अगर यूपी में कुछ और डैमेज होता है या 27 में यूपी की सत्ता यदि पलटती है, उत्तर प्रदेश में चुनावी हिंदुत्व की काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है, तो और जो डैमेज होने की संभावना दिखाई दे रही है, उस डैमेज की क्षतिपूर्ति तमिलनाडु के माध्यम से की जाए। 2009 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2014 का देखें, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 10 सीटों का नुकसान भाजपा को हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में 21 सीटें बढ़ गई थी, 282 से 303 हो गई थी। बिहार में 5 सीटों का नुकसान हुआ था, तो ये 10, 5, 15 सीटों का नुकसान बीजेपी ने भरा कहां से था? स्वाभाविक है, पश्चिम बंगाल में 2 से बढ़कर 18 पहुंच गई थी, 1 से बढ़कर ठीक ठाक संख्या पर 9 की संख्या पर उड़ीसा में पहुंच गई थी, और इन 2 राज्यों ने बीजेपी की सीटें बढ़ा दी थी। अब वो रास्ता भी बंद हो गया है, क्योंकि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी 21 में 20 सीटें जीत चुकी है, बिहार में जाति जनगणना हो चुकी है, तो बिहार के हालात एकदम अलग दिशा में है। ऐसी परिस्थितियों में तमिलनाडु उसके लिए जरूरी है। आज भी तमिलनाडु में वही ऐलान हुआ कि नरेंद्र मोदी और पलानी स्वामी के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। यह नहीं कहा गया कि पलानी स्वामी राज्य में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तमिलनाडु में बीजेपी को पता है कि मुख्यमंत्री पद आना दूर की कौड़ी है। लेकिन अब जरा दूसरे राज्य की परिस्थिति पर देखते हैं, क्योंकि ये दोनों राज्य मिलकर 80 के करीब लोकसभा सीटें, एक कम 80 यानी 79 लोकसभा सीटें बनती है। और भारतीय जनता पार्टी की उस इन 79 लोकसभा सीटों में ताकत कितनी बढ़ती है? 2014 की बात करें तो 22, 2019 की बात करें तो 17 और 2024 की बात करें तो 12 सीटें। तमिलनाडु में 0, बिहार में 22, 17 और 12, 5-5 की गिरावट आती चली गई। बात दूसरे राज्य की जिस हम कर रहे हैं वो बिहार है। बिहार में अब नीतीश कुमार के पीछे बीजेपी नहीं चलना चाहती। बीजेपी चाहती है कि सीधे मुकाबले में वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरह सत्ता अपने हाथ में ले। सत्ता अपने हाथ में ले तो सिस्टम अपने हाथ में ले, सिस्टम अपने हाथ में ले तो लोकसभा चुनाव के नतीजे को अपने तरफ एक तरफा बनाने का नैरेटिव सेट करने की पूरी प्रक्रिया अपने हाथ में ले। और उस प्रोसेस को हाथ में लेने की कोशिशों के लिए वहां भी वही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया जा रहा। तमिलनाडु में सीएम बनाने की उम्मीद नहीं है, तब भी ऐलान नहीं किया जा रहा। बिहार में एक छोटी सी आशा है, छोटी सी उम्मीद है बीजेपी को, और उस उम्मीद में ऐलान नहीं किया जा रहा। तो इन 2 बड़े राज्यों पर जो नजर है, इन 2 बड़े राज्यों में ध्यान रखिए, जाति की राजनीति बहुत बड़ा फैक्टर है। तमिलनाडु में भी जाति की राजनीति बहुत बड़ा फैक्टर है, बिहार में भी जाति की राजनीति बहुत बड़ा फैक्टर है, महाराष्ट्र में भी जाति की राजनीति बहुत बड़ा फैक्टर है। और इन तीनों राज्यों में, महाराष्ट्र में तो येन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी ने घुसने में कामयाबी हासिल कर ली, हालांकि कंफर्ट पोजीशन में अभी नहीं है वो। बिहार में बैसाखियों के सहारे बीजेपी अभी तक बनी हुई है और उन बैसाखी को भी हटाना चाहती है, लेकिन बिहार की राजनीति में जो परिस्थितियां बन रही है, उन परिस्थितियों में समाज का एक बड़ा तबका अपने मुद्दों पर आ रहा है, पलायन के मुद्दे पर आ रहा है, जातीय अस्मिता और चेतना के मुद्दे पर आ रहा है, अगड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित महादलित के मुद्दे पर आ रहा है। और इन सब के बीच बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा जब सामने बनकर खड़ा हो जाए, तो उस मुद्दे के सामने स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी का 5 किलो राशन और मोदी जी का भाषण, ये दोनों बहुत ज्यादा कामयाब होते हुए दिखाई नहीं देते। तो इन 2 राज्यों की राजनीति को बीजेपी साधना चाहती है। बीजेपी की कोशिश है कि इन 2 राज्यों से कम 50-55 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी कमल निशान के कैंडिडेट के सहारे हासिल करे। जो संख्या अभी मैक्सिमम वो 22 तक पहुंचा पाई है, पिछले 3 चुनाव की बात करें तो उससे आगे निकलना चाहती है। तो उस आगे निकलने की कोशिशों के लिए उसे बड़े राज्य चाहिए। बड़े राज्यों की गिनती करें, बहुत बड़ी कोशिश हुई 2019 से लेकर 2021 और 2024 में पश्चिम बंगाल में, लेकिन पश्चिम बंगाल में हालात बदलने लगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रहते अखिलेश यादव के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे कहते हैं, यानी कि जो मुंहमांगी मुराद जैसी स्थिति है वो पूरी हो रही है, क्योंकि समाज अगड़ा बनाम पिछड़ा की स्थिति में जा रहा है। और अगड़ा समाज भी कितना एकजुट रह पाएगा, वो लोकसभा चुनाव के नतीजे ने साफ साफ जाहिर कर दिया। अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के साथ खड़ा हो रहा है,
पीडीए का नैरेटिव मजबूत हो रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कंधा, मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा अखिलेश यादव के लिए एक चुनावी पूंजी साबित हो रहा है। तो सब कुछ जो उत्तर प्रदेश के हालात बने हुए हैं, उसमें अखिलेश यादव तो यही चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो, ताकि पिछली बार जो कसर थोड़ी बहुत रह गई थी, 5-5.5% वोटों के अंतर से जो पीछे छूट गए थे, वो अगड़ा बनाम पिछड़ा की लाइन पर इस बार पाट दिया जाए। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी को पस्त करने का काम अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन ने किया, वो आगे बढ़ा दिया जाए। तो इसके लिए सबसे पहला प्री कंडीशन यानी पूर्व निर्धारित शर्त है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहे। उम्मीद है, अब मुझे तो नहीं है, बीजेपी जो करेगी उस पर हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव को जरूर यह उम्मीद है। कई जगह वो मंदिर वगैरह में जाकर के भी अखिलेश यादव अपनी तरफ से मन्नत मांगते होंगे कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने रहे, ताकि चुनाव उनका आसानी से निकल जाए। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे हालात नहीं है। राजस्थान में जिस प्रकार से भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के बाद अब जो मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया है, उन मुख्यमंत्री की अपनी छवि नहीं बन पाई, जिस वजह से राजस्थान के न तो सामाजिक समीकरण में फिट हो रहे हैं और न ही राजस्थान में चुनावी हिंदुत्व की बयार को उस तरह से बहाने में कामयाब हो पा रहे हैं, जो बीजेपी के लिए 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में लैंडस्लाइड विक्ट्री 25-0 के स्ट्राइक रेट से सामने आई थी, वो 24 आते आते बिखर गई। 24 में तकरीबन आधी सीटें बीजेपी की साफ हो गई। तो ये हालात राजस्थान में भी है। मध्य प्रदेश में स्थिति यह है कि कोई भी मुख्यमंत्री रहे, विशेष फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश संघ की सबसे पुरानी लेबोरेटरी रही है, प्रयोगशाला रही है, और वहां पर कांग्रेस पार्टी भी अभी तक क्लूलेस है कि क्या किया जाए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के हालात बिल्कुल अलग है, लेकिन कांग्रेस के फुटप्रिंट्स वहां है। कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी ये इस पर निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल जब तक कांग्रेस पार्टी वहां दिशाहीन दिख रही है, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ग्रीन सिग्नल है, रेड कारपेट बिछा हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें, गुजरात में 26 लोकसभा सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की 9 लोकसभा सीटें, थोड़ा बहुत कर्नाटक की स्थितियों को भी मान ले तो 28 लोकसभा सीटें। इनके बूते तो 150 सीटें भी पूरी नहीं होती। 240 इस बार जो मिल गया, ये 240 भी बरकरार रहे, इसके लिए तमिलनाडु और बिहार की जरूरत है। और तमिलनाडु और बिहार की जरूरत जब है, तो स्वाभाविक है कि एमके स्टालिन और नीतीश कुमार, ये दो रास्ते के कांटे की तरह बीजेपी को दिख रहे हैं, और इन्हें निकालना मोदी शाह की जोड़ी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब कैसे वो निकालते हैं ये देखा जाना है। तेलंगाना की बात करें, 17 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बराबरी में यानी 8-8 लोकसभा सीटें जीत करके बराबरी की टक्कर देने की कोशिश की, कांग्रेस को समझ आ गया कि कुछ दूसरा खेल खेलना होगा। तेलंगाना में उसने खेल खेल दिया। खेल जाति जनगणना कराकर आरक्षण बढ़ाने वाले फैसले को मंजूरी दे दी, और जैसे ही जाति जनगणना हुई, बीजेपी का चुनावी हिंदुत्व बिखरना शुरू हो गया। स्वाभाविक है, जहां भी जाति की बात सामने आएगी, वह भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व बिखरेगा। और इसी वजह से संघ हो या भाजपा, जाति का नाम सुनते ही ऐसे भड़कते हैं जैसे सांड लाल कपड़ा देखकर भड़कता है। तो वो खेल बहुत शांति से तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने खेल दिया। बिहार में नीतीश कुमार ने बहुत शांति से खेल दिया, लेकिन यही एक बड़ा कारण है कि जाति का कार्ड खेला जा चुका है। नीतीश कुमार को अलग करके एक तो 15 की चोट और दूसरा जाति गणना के बाद की परिस्थिति, इन दोनों ही परिस्थितियों में बिना नीतीश कुमार का मुखौटा लगाए बीजेपी चुनाव में जा नहीं सकती। तो मुखौटा लगाकर शिंदे और शिवराज सिंह चौहान की तरह किनारे लगाने की कवायद भी चल रही है। लेकिन तमिलनाडु में पलानीसामी का मुखौटा मजबूरी भी है, रणनीतिक मजबूरी भी है, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के फुटप्रिंट का बेहद कमजोर होना, स्टालिन का बेहद मजबूत होना, ये एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण भी है जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी कम से कम अगले 10 सालों तक बैसाखी बने रहने की कोशिश है, या 5 सालों तक बैसाखी बने रहने में ही अपनी भलाई भी समझती है। बिहार में वो भलाई नहीं समझती बैसाखी बनने में। दोनों के बीच का बुनियादी अंतर यही है। लेकिन फिर घूम फिर कर एक ही बात सामने आती है, रास्ते के दो कांटे, दो राजनीतिक कांटे
दोनों को निकालना है, एमके स्टालिन, नीतीश कुमार। और दोनों को निकालने के लिए बीजेपी ने अलग अलग तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। तो देखते जाइए आगे क्या होता है। स्ट्रेटजी तो सभी बनाते हैं, कामयाबी कितनी मिलती है ये बड़ा सवाल है। बीजेपी ने स्ट्रेटजी बनाई, उत्तर प्रदेश में कामयाबी मिली 14 और 19 में, लेकिन उसी स्ट्रेटजी पर 24 में मात हाथ लगी। तो आने वाला वक्त बताएगा कि तमिलियन हिंदुत्व, जहां मंदिर बहुत सारे हैं, जहां पूजा पाठ बहुत होती है, वो आरएसएस के हिंदुत्व से, वो भाजपा के चुनावी हिंदुत्व से कितना मेल खाता है। और बिहार का हिंदुत्व तो आपको पता ही है कि किस तरह का हिंदुत्व है, कहने की जरूरत नहीं है। हिंदी भाषी भारत के दर्शक बखूबी जानते हैं कि बिहार का हिंदुत्व, चुनावी हिंदुत्व किस तरह का है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।